हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। इस वीडियो में फिजिक्स के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एयरफोर्स और नेवी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इलास्टिक कोलिशन में क्या कंजर्व रहता है। तो देखो, दो तरह के कोलिशन आपके सिलेबस में है, इलास्टिक कोलिशन, इन इलास्टिक कोलिशन। और सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स एयरफोर्स और नेवी में पूछे जाते हैं वो 4 पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, इलास्टिक कोलिशन अगर प्रत्यास्थ संघट्ट है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं अगर प्रत्यास्थ संघट्ट है, इलास्टिक कोलिशन है। लेकिन अगर अप्रत्यास्थ यानी कि इन इलास्टिक कोलिशन की बात करी जाएगी तो वहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, यानी कि केवल मोमेंटम यानी कि केवल लीनियर मोमेंटम जो है वही कंजर्व रहता है। 2 पॉइंट तो ये जो कि एयरफोर्स और नेवी में बहुत पूछे जाते हैं, और 2 पॉइंट ये कि जो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन ई होता है, आपको याद रखना है कि ई का मान कब 1 होता है कब 0 होता है। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट है, तो ई का मान 1 होता है। ये पूछे जाते हैं, अभी इसी बार नेवी में पूछा था कोस्ट गार्ड में। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन है तो ई का मान 0 होता है। और ई का मान हो क्या सकता है, 0 और 1 के बीच में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 बातें बताई। पहली बात तो जो कि इस क्वेश्चन में अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करी गई है, इन इलास्टिक कोलिशन की बात करी गई है, तो उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो एनर्जी अगर लॉस हो जाता है तो कुल रेखीय संवेग जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। और अगर पूछा जाता अप्रत्यास्थ संघट्ट की जगह पे यहाँ पे प्रत्यास्थ संघट्ट कह दिया जाता तो एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें कहा जा रहा होता गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों। तो आप आई थिंक याद रहेगा आपको कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो। लेकिन अगर इन इलास्टिक है तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, एनर्जी लॉस हो जाता है। और इससे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, इसका जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का जो है, आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। तो मैंने इसको सॉल्व भी करा दिया है, उस मॉक टेस्ट को आप जरूर देख लेना, जिसमें 2 हैं। m1 मास का है, वो इधर v1 वेलोसिटी से जा रहा है, उधर m2 मास का है, इधर v2 वेलोसिटी से जा रहा है। और दोनों क्या है, जब कोलिशन होता है, टक्कर होती है, तो दोनों चिपक जाते हैं और एक वेग से जाने लगते हैं। वही फाइनल वेलोसिटी उसमें पूछी गई है उस मॉक टेस्ट में। तो मैं जो क्वेश्चंस आपको कराता हूं वो क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं जो एयरफोर्स ने ऑफिशियली दिया हुआ है। तो आपको ये कंटेंट जो है ये यूनिक है, आप इस पर ट्रस्ट करके मेरी प्लेलिस्ट के जितने भी रिसेंट वीडियो हैं उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको परीक्षा हॉल में बहुत मदद मिलेगी। जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। अगर आपका क्वालिटी कंसर्न है तो एक बार जाके आप डिफेंस सेक्शन में फ्री वाले लगा के देखना। ठीक है, अगर आपको लगे कि चीज़ें अप टू द मार्क हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, देन आप इनरोल कर लेना, चाहे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, किसी भी एग्जाम में मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना ANU50 ANU50, जिससे आपको 150 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां से लिंक है, वो डाउनलोड करके आप इनरोल कर सकते हो। फ्री वाले मॉक टेस्ट एक बार लगा के जरूर दें। क्वेश्चन है, अधिकांश पदार्थों के लिए यंग मॉड्यूलस का जो मान है वो मॉड्यूलस ऑफ रिगिडिटी, दृढ़ता गुणांक का n टाइम्स होता है। तो n का वैल्यू क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इसको आप अगर डायरेक्ट याद रखोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो 9/, यंग प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू 1/, बल्क मॉडुलस इज प्लस 3/, मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी ईटा। इस रिजल्ट को आप याद रखना। जैसे आपने क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात याद रखा था 1, 2, 3, उससे एयरफोर्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो अभी क्या है कि ये रिजल्ट आपको याद रखना है, आपका यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और आपका मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी से। ये रिजल्ट जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरा क्वेश्चन, अगर एक रिजल्ट से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि n टाइम्स है। तो आपको क्या याद रखना है, जो आपका कोफिशिएंट जो बल्क मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी है वो आपका यंग इसका बटे 3 होता है, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो 3 टाइम्स होता है किसका, आपका दृढ़ता गुणांक के। तो आपको दृढ़ता गुणांक का n गुना होता है, तो n गुना का मतलब 3 गुना होता है। तो आपको याद रखना है कि n का मान कितना होगा, 3 होगा। उस n का जो वैल्यू है वो 3 होगा। और जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है, और आप वीडियो एक भी मिस मत करना, सारे वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो को रिलेट करके है। जैसे कल का जो 42 पार्ट है जो मिनी मॉक टेस्ट का परसों जो आई थिंक अपलोड हुआ था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था इसी से रिगार्डिंग पॉइसन रेशियो का, जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। तो पॉइसन रेशियो का क्या वो क्वेश्चन था, वो आपने, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं आप सारी, जो एक भी वीडियो मेरा मिस मत करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो
आउटसाइड होगा। ये सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आ चुका है, पेंसिल, स्फीयर, बेंगल रिंग या फिर डाइस। तो इसका आंसर है चूड़ी। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात और सीखने को मिली कि द्रव्यमान केंद्र जरूरी नहीं है कि अंदर ही हो, यानी कि सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड और इनसाइड। ठीक है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है द्रव्यमान केंद्र। जैसे शंकु का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पूछा जाएगा तो शंकु का जो है HY3 भी ऑप्शन में होगा, HY4 भी होगा। तो फॉर्मूला जो वॉल्यूम का होता है उसमें 3 होता है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, HY4 यहाँ पे लगाना है। या सेंटर ऑफ मास के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सेमी सर्कल वाला जो सेमी सर्कुलर रिंग का है, कुछ जो जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, नॉर्मली तो रेक्टेंगल का सब कर देंगे डायगोनल के कटान बिंदु पे, लेकिन जो कुछ कठिन होते हैं वो मैंने प्रीवियसली कराए हैं, प्लेलिस्ट आप देखते रहो। और जो बच्चे नए हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया बल्क मॉडुलस वाला, यंग मॉडुलस वाला, तो जिनको नहीं पता है कि क्या होता है बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, तो डोंट वरी, आप अगर हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा तो जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन रिजल्ट जिस दिन भी आ जाएगा, हम लोग हर चैप्टर से एक इंस्टेंट रिवीजन करेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे मैंने बिगनिंग करी थी, लेकिन क्या करूं कि लोग कैंपेनिंग के चक्कर में जो है पढ़ाई कर ही नहीं रहे। अब मेरा मोटिवेशन क्या होता है, व्यूज। अगर पिछले वीडियो में 42 वाला जो सेट था उसमें 1 के व्यूज नहीं हुए, तो फिर हाउ कैन आई अपलोड मोर एंड मोर वीडियो। तो ये है कि आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट जिस दिन भी आ गया ना, जिस दिन भी 2 के व्यूज होने लगे, मतलब विद इन 2 और 3 आवर में अगर 2 के व्यूज होने लगे, तो मैं आपको मतलब एश्योर करा रहा हूँ कि इस बार फिजिक्स में इतना कुछ है मेरे पास, इतना कुछ हर चैप्टर से चैप्टर वाइज देने को है कि आप बहुत हैप्पीली बिना किसी कोर्स में एनरोल किए हुए फिजिक्स को क्रैक कर पाओगे। ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। बस मैं वेट कर रहा हूँ जिस दिन आप लोगों का जोश जो है एकदम हाई हो गया ना, उस दिन से फिर आप देखना। अभी फिलहाल बस एक कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, तो कुछ बच्चे हैं जैसे, तो वो मैसेज करते हैं, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ पिछले सालों में पूछे गए, बाकी आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैंने सीमांत वेग हासिल कर लेने के बाद श्यान द्रव में गिर रही किसी वस्तु का त्वरण, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी के बाद जो है, जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, 0 या फिर g के इक्वल, g से कम या g से अधिक। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन में क्या होता है, वह सीमांत वेग का मतलब वह नियत वेग, यानी कि वेग जो है वो नियत है, मतलब वेग नहीं बदल रहा है, तो त्वरण कहाँ होगा। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन होना चाहिए एक्सेलरेशन के लिए, और सीमांत वेग कहता है कि वह कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग नहीं चेंज हो रहा है तो 0। अब यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे श्यान से एक चीज़ आपको बताऊँ कि याद रखना आप लोग, कि अगर आप ताप बढ़ाओगे तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, द्रवों की श्यानता पे क्या फर्क पड़ता है और गैसों की। तो याद रखना, द्रवों की श्यानता जो है वो घट जाती है, लेकिन गैसों की श्यानता जो है अगर ताप बढ़ाओगे तो आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सीमांत वेग अगर आपसे कह दे कि कोई एक ठोस गोला है, ठीक है, वो वायु में सीमांत वेग v से गिरता है। ठीक है, वायु में जो है सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी v से गिरता है। जब इसे निर्वात में गिराया जाए तो क्या होगा, तो क्या वो v से ही गिरेगा, या v से कम हो जाएगा, या v से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर गोला कभी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं कर पाएगा। ऐसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या पता है कि जब निर्वात में गिराया जाएगा तो वो कभी भी आपका टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप चिंता मत करना, जब हम इस चैप्टर को, जो तरलों का यांत्रिक गुण है, जब पढ़ाएंगे तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, स्पर्श कोण में बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, पृष्ठ तनाव के बनने वाले ससंजक असंजक बलों के बहुत अच्छे क्वेश्चन, और कुछ न्यूमेरिकल जो बबल से बनते हैं, 100 बबल से। तो हम आशा करते हैं कि जिस दिन भी हमारा नंबर आएगा इस चैप्टर का, तो यहाँ से कुछ भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है कि सरल आवर्त गतियों यानी कि SHM के इक्वेशंस दिए हैं, 2 जो कण हैं वो म्यूचुअल जो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, x बराबर a, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, a cos ओमेगा t। ठीक है, a cos ओमेगा टी, y बराबर दिया हुआ है a sin ओमेगा टी। और आप अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि क्वेश्चन जो 5 साल पहले आते थे क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। फिजिक्स में नंबर देखो, लड़कों के मैथ में बहुत अच्छा स्कोर, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर, फिजिक्स में 2 नंबर, 4 नंबर, 2.5 नंबर। तो अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और जो मैं करा रहा हूँ उस पर ट्रस्ट रख के, और इसी तरह की चीज़ें, ना ज़्यादा हाई लेवल ना ज़्यादा ईजी, मॉडरेट चीज़ें भी कंप्लीट करनी है, तभी सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब क्या है कि आपको जो पाथ है वो बताना है। किसी तरह से इन इक्वेशन से हम क्या मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि हम पाथ बता पाएँ। हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो हम इक्वेशन बनाना जानते हैं। हमने जैसे इक्वेशन बना के स्क्वायर करके जोड़ा, आप ध्यान से देखना, LHS में जब स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, एंड व्हेन यू ऐड वाई आफ्टर स्क्वायरिंग देन आउट जो RHS है वहाँ पे आपको a स्क्वायर कॉमन दिख जाएगा। फिर इधर होगा cos स्क्वायर ओमेगा टी, और इधर होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप
ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आपको पता है ये सर्कल का इक्वेशन है, तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर। जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, क्योंकि ये सर्कल का आपने मैथ में पढ़ा होगा, एलिप्स का और सर्कल परवलय, इनकी उत्केंद्रताएं भी पता होनी चाहिए, बहुत पूछी। ये बहुत सारी परीक्षाओं में सेम ऑप्शंस के साथ आता रहता है ये सवाल। एयरफोर्स और नेवी में अभी नहीं आया है, जैसा कि मुझे अभी तक नहीं पता चला है, कि हो सकता है आया भी हो, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन अब आ सकता है भविष्य में एनडीए में, नेवी में, क्योंकि ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, आपके डोमेन में आता है। जैसे कि एक गुब्बारे में एक मोल आइडियल गैस भरी है, इसका प्रेशर P और वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है। अगर टेम्परेचर इतना हो जाए बढ़ के, वॉल्यूम 1.1 हो जाए, तो अंतिम दाब जो है, प्रेशर है, वो क्या होगा। ठीक है, तो अब एक बात मैं बताऊं आपको, एक मेंटेलिटी से बाहर आना है। देखो, आज से 5 साल पहले पूछा जाता था कि बॉयल के नियम में क्या नियत रहता था, बच्चा खुश होकर लगा देता था कि टेम्परेचर। चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है, बच्चा लगा देता था प्रेशर। लेकिन अब आपको ये आएंगे, लेकिन ये एग्जाम पास नहीं करा पाएंगे। 15 क्वेश्चन नॉर्मल, 10 क्वेश्चन की असली फाइट है, और उसी फाइट के लिए मैं आपको तैयार करा रहा हूँ और आगे कराऊंगा जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, या जिस दिन भी व्यूज अच्छे आने लगेंगे। तो देखो, आपने पढ़ा है पीवी बराबर एनआरटी, बहुत सरल सवाल है, बहुत, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। पीवी बराबर एनआरटी, बस यही है कि इस तरह से आपने सोचा है, कभी परीक्षा से पहले प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में, और इसी से हम बहुत इजीली कर लेंगे। क्यों, अब देखना आप, मेरी ध्यान से ऑब्जर्व करना, हमें P2 निकालना है, तो P2 हम उस तरफ छोड़ देते हैं, बाकी सब इस तरफ ले आते हैं। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, P1 V1 T2, अब ये T2 इधर आ जाएगा, T2 बटे उधर से नीचे क्या आ जाएगा, V2, और इधर T1 पहले से था, ये T1 पहले से था, तो बस सारी वैल्यूज रख दो। तो P1 का मान P ही थे, पहले P था, वॉल्यूम पहले V था, लेकिन टेम्परेचर T2 कितना हो गया, 1.1 T हो गया, तो T2 की जगह पे वो रख दिया। अब V2 कितना हो गया, 1.05 V हो गया, कह रहा है ना 1 पॉइंट इतना हो गया, और T1 कितना हो गया, T1 तो T था ही, बस यही तो है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो V से V कट जाएगा, T से T कट जाएगा। अब जो है हमारा कितना बचा, ऊपर बचा 1.1, नीचे बचा 1.05 और ऊपर बचा P। अब सारे ऑप्शन भी P के टर्म्स में हैं, यानी कि यही कैलकुलेशन तो बची। तो P तो नहीं आएगा, 1.1 भी नहीं आएगा क्योंकि नीचे डिवाइड भी है, P से कम भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर की वैल्यू अधिक है। जब अंश बड़ा होता है हर से, तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो ऑब्वियसली क्या, पूरा अगर सॉल्व नहीं भी करोगे तब भी आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, नहीं तो आप सॉल्व कर भी सकते हो। ठीक है, तो हमेशा सॉल्व नहीं करना होता है। तो आप अगर उतना देख लो कि 1.1 बटे 1.05 P है, तो यहाँ से अंश बड़ा है, क्योंकि अंश क्या है, 1.10 है, 1 और ये 0.5 है, तो ये बड़ा है, मतलब ये कट गए, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, D हो गया।